वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 10। बच्चे इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 9 अपलोड करा है और लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने दो सर्कल से जुड़े हुए कुछ केसेस देखे थे एंड उस पे कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। देन हमने देखा था कि दो सर्कल पे टेंजेंट्स किस किस तरीके से हो सकती है। तो वहां से हमें नाम निकल कर आए थे। पहला था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा था ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। इसके बाद हमने दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी देखी थी और दोनों टेंजेंट्स के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने देखा था, जो कि हमें पता चला था कि वो एक ही लाइन पर लाई करता है। तो ऐसी बातें हमने कुछ सीखी थी, आज उसी के बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चे हम चलते हैं अपने बिना बिना वेट करे। सबसे पहले हमने ये देखा था बेटा, अगर दो सर्कल जो है हमारे पास टच नहीं करते बच्चे, यानी कि ये एक्सटर्नली की बात हो रही है। आई थिंक ब्लैक ज्यादा सही रहेगा। हाँ, ब्लैक सही रहेगा। बच्चे तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सटर्नली की। ठीक है, तो एक्सटर्नली की बात हो रही है। तो अगर दोनों सर्कल टच नहीं करते तो हमारे को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, टेंजेंट जो आएंगी चार कॉमन आएंगी। अगर दो सर्कल टच करते हैं एक्सटर्नली तो दूसरी सिचुएशन, इंटरसेक्ट करते हैं तीसरी सिचुएशन, चौथा है बच्चे इंटरनली अगर वो टच करते हैं तो ये सिचुएशन वन सर्कल इनसाइड द अदर, तो ये सिचुएशन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो बच्चे इनका वैसे केस आया नहीं है बच्चे, लेकिन मैंने ये बना दिया था कि दोनों के जो हमारे पास C1 और C2 है वो क्या होंगे, बेसिकली उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा जीरो होगा, क्योंकि दोनों जो है सेंटर सेम ही हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा था बच्चे की लेंथ की, बेटा हमने ये बोला था लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारे पास निकल के आया था L अंडर रूट, जिसको मैंने बोला था D माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे D का मतलब था डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। एंड फाइनली इसके बाद हमने देखा था लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, TCT हमने इसके बाद देखा था बच्चे। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जिसके अंदर हमने देखा था L इज इक्वल टू अंडर द रूट D माइनस में R1 प्लस R2 का मेरे पास स्क्वायर आया था। बच्चे यहाँ पर भी D का सेम मीनिंग है जो हमने वहां पर देखा था। ठीक, कि दो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस। डायरेक्ट के अंदर जो हम दूसरी फिगर ले रहे थे वो था रेडियस का डिफरेंस, और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के अंदर हम जो ले रहे थे वो रेडियस का सम था। ठीक है, ग्राफ बना के डायग्राम के थ्रू मैंने इसके लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन करे थे, फॉर्मूला को हमने ड्राइव करा था। देन फाइनली हमारे पास ये भी पता था कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इसका सेम ही तरीके से निकलेगा। C1 और C2 को R1 और R2 के रेशियो में हमने डिवाइड करना है। ठीक है, अब क्योंकि ये R1 और R2 रेशियो सेम है तो डायरेक्ट वाला जो था वो आउटसाइड था, ये वाला बच्चे मेरे पास इनसाइड था। और इस तरीके से मैं ये कह रहा था क्योंकि दोनों की रेशियो सेम है तो ये दोनों हार्म पॉइंट्स जो हैं मेरे लिए जो भी होंगे ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट की तरह भी काम करते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं आगे। अब द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, बहुत आसान क्वेश्चन भी आपको जेई में देखने को मिल सकते हैं। तो जेई के लिए क्राइटेरिया ये नहीं है बेटा हमेशा की मुश्किल ही आएगा, सिर्फ नॉलेज की कॉन्सेप्ट पर भी आपको काफी इजी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जैसे इसने वाले ने पूछा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ कितनी होंगी। सिंपल है बच्चे, मेरे को दो सर्कल दे रखे हैं, मेरे पास ये था कि बच्चे टेंजेंट बताने का मतलब है सर्कल की पोजीशन बताओ, उससे हमें पता चल जाएगा। तो सर्कल की पोजीशन निकालने के लिए मैंने सर्कल सेंटर 1 को निकाला जो कि आया मेरे पास 2, और 3 सेंटर 2 को निकाला जो कि मेरे पास आया -3, एंड यहां से आया बच्चे माइनस में 9। C1 C2 निकाल दिया बच्चे मैंने। इसके अंदर अब मैंने R1 निकाला जो कि आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 12, दैट मीन्स R1 मेरे पास आ गया बच्चे 5। R2 को देखता हूं तो बच्चे R2 आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81,
एंड माइनस में आया यहाँ पे 26, तो दैट मीन्स R2 की वैल्यू हो गई 90 और ये आ गया अंडर रूट 64, दैट मीन्स कि ये आ गई मेरे पास 8। तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे, मुझे D और C1 C2 को निकालना है। तो 3 माइनस 2 यानी कि प्लस 2, 5 का स्क्वायर 9 और 3 ये बनेगा 12, 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे हमारे पास, ये हो गया 25 और ये आपका 144 जो कि रिजल्ट देगा 13। तो यानी कि बच्चे दो टेंजेंट्स के बीच का जो कॉमन है, सॉरी दो सर्कल्स के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 13 है, जबकि दोनों सर्कल को मैं अगर रेडियस को ऐड कर देता हूं तो 8 और 5 13। ओके बच्चे, तो इसका मतलब ये जो फिगर है R1 और R2 के बराबर है, तो विच गिव 5 प्लस 8। और अगर ऐसा होता है तो मैं ये कहूंगा बच्चे कि ये जो दोनों सर्कल है टच एक्सटर्नली, यानी कि बच्चे इनका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एक का ऐसे बनेगा और एक की क्योंकि रेडियस बड़ी है तो कुछ ऐसे बने जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, टच भी होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो कॉमन टेंजेंट जो होगी एक, कॉमन टेंजेंट होगी ये बेटा, यह नीचे आ जाएगा 2 और यहां से आएगी मेरे पास 3। तो मेरा 3 आंसर है और यहां पे आप अपन आंसर को देख भी सकते हो। दिस इज द केस, दिस सिचुएशन टू सर्कल टच एक्सटर्नली। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल इज √21। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की मेरे को लेंथ दे रखी है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू डी माइनस में ट्रांसवर्सल है बच्चे, इसका मतलब R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होगा। तो मुझे चाहिए एक तो सेंटर दोनों का दो, ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूं। दूसरा मुझे चाहिए दोनों की रेडियस। तो ठीक है, चलते हैं अपना काम करते हैं। पहला है C1 बच्चे, C1 मेरे पास आ जाएगा, इसका है 0 0 एंड C2 बच्चे इसका आ जाएगा मेरे पास T0। C1 C2 आ गया बच्चे, R की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी R की वैल्यू 1 है। L की वैल्यू बच्चे √21 मेरे को दे रखी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोनों का ये भी आया तो ये आ गया 4 एंड अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 ये आ गया बच्चे √T², तो जो कि आ गया मेरे पास T। इसी को ही शॉर्ट फॉर्म में हमने D बोला था। तो D जो आ गया आई थिंक ये 6 स्क्वायर होगा। तो D जो आ गया वो हो गया T² माइनस 4। स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायरिंग करी तो बच्चे ये आ गया 21, ये आ गया T² माइनस 4 यानी कि 25 इज इक्वल टू T² एंड T की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। बस बच्चे इतना आसान क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। लेट्स सी बी द सर्कल विद सेंटर एट 1 1। कोई सर्कल है C जिसका सेंटर जो है 1 1 पे है, रेडियस भी 1 भी है, ठीक है, तो दोनों चीजें बने। इफ T इज अ सर्कल सेंटर 0 y। अब T जो एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 y है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है बच्चे, ठीक है, एंड टचिंग द सर्कल C एक्सटर्नली, ठीक है। तो C कौन सा सर्कल है, ये वाला, इसको ये टच कर रहा है, देन द रेडियस ऑफ T इज इक्वल टू, समझते हैं बच्चे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं मेरे को बोल रहा है बेटा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 y है। अगर सेंटर 0 y है और वो x एक ओरिजिन से पास हो रहा है तो दैट मीन्स कि बच्चे इसका मतलब ये है कि वो जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना बच्चे, वो मेरे पास क्या होगा 0 y, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है, इस सर्कल के अंदर इसका सेंटर 0 y है और सेंटर 0 y है, तो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि जब सर्कल ओरिजिन को ही टच कर रहा है तो इतनी लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास, ये रेडियस को शो कर रही है। और इतनी ही लेंथ जो है r जो है, यही मेरी कितनी है y के बराबर। तो दैट मीन्स यहाँ पे रेडियस भी मेरे पास क्या है बच्चे आपका y। तो इसको साइड में लिख दिया बच्चे, इसमें यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, बहुत छोटा सी है वैसे भी। तो अगर मेरे पास सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, अच्छी बात यह है कि उसकी रेडियस भी y के अंदर आ गई।
काम खत्म। तो मुझे बस अब सिंपल है y निकालना है। आगे क्या बता रखा है, एक सर्कल है जो 1 1 से पास हो रहा है, उसकी रेडियस भी 1 है बस, और इस सर्कल को वो टच कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं सर्कल को यहां पे ले लेता हूं बाहर। अरे, मैंने सर्कल को लिया बाहर, यहां से सर्कल को उठाया बच्चे, इसको मैंने टच करवाया एंड बहुत परफेक्ट डायग्राम बन गया है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं बच्चे, ये मेरे पास 1 1 है, ये वाली चीज मेरे पास बच्चे 1 है, एंड इसकी ये वाली चीज जो है मेरे पास y है। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चे, हमें जो है अब दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है इनके C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर होगा। R1 मेरे पास y है, R2 मेरे पास 1 है। अब मैं यहाँ पे C1 जो है मेरे पास बच्चे 0 y है, एंड C2 जो है मेरे पास क्या है, 1 1 है। C1 C2 मेरे को पता चल गया, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 ये हो गया 1 माइनस 0 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका बच्चे हम जो है यहां पर लेकर आए, तो मेरे पास, अरे जगह छोटी पड़ गई, कोई नहीं। तो ये आया बच्चे 1 प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अरे R1 और R2 तो निकाल ही लिया था ना मैंने। तो R1 आया था 1, मतलब R1 y था एंड R2 1 था। स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक, तो क्या क्या कट गया मेरे पास, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक 1 से मेरे पास ये 1 कट गया। तो मेरे पास आ गया बच्चे 1 यहाँ पर रहा, 4y यहाँ पे रहा, y की वैल्यू आ गई 1/4। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आया होगा। तो हमारे पास आंसर भी आ चुका है। अब चलते हैं आगे। तो बच्चे मेरे पास क्वेश्चन है जो है, इफ टू सर्कल दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन। तो बेटा दो सर्कल जो हैं दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो मेरे पास ये वाली सिचुएशन बनती है। पता नहीं ब्लैक से ज्यादा अच्छा दिखेगा, मैं ब्लैक ही कर देता हूं। तो मेरे पास बच्चे ये वाली सिचुएशन दिखती है। अब मैं इस सिचुएशन का मतलब है डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का वो क्या है, R1 मतलब सम और डिफरेंस के बीच में रहेगा। तो चलते हैं बच्चे मेरे पास। तो मैंने कहा यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे सेंटर वन जो है बड़ी इजीली मिल गया, वो है 1 और 3, और इसकी r जो है रेडियस 1 इज इक्वल टू आर आ गई। ठीक है, दूसरा है बच्चे मेरे पास सेंटर 2 जो कि मेरे को मिल गया -8 है तो 4, 2 है तो -1, इसकी रेडियस आ गई। तो इसकी रेडियस निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 16 प्लस 1 माइनस 8 दैट मीन्स R2 आ गया मेरे पास √9, और इसका मतलब होता है 3। एंड फाइनली मुझे डिस्टेंस ऑफ C1 एंड C2 मिलना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो आया 1 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 3 और एक 4 यानी कि 16। तो डेट मीन्स ये जो हो गया मेरे पास, ये हो गया बच्चे मेरे पास 5। तो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो है ये बड़ा होगा बच्चे इन दोनों के डिफरेंस से यानी कि r माइनस 3 से और 5, और छोटा होगा बच्चे इन दोनों के सम से यानी कि r प्लस 3 से। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, हमें ये अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर मॉड्यूलस r माइनस 3 ये सिंबल आता है तो इसका मतलब होता है r माइनस 3 बड़ा है -5 से, छोटा है 5 से। मैंने क्या करा, +3 +3 +3 करा, जिससे मुझे यहाँ पे मिल गया -2, ये हो गया r, ये हो गया 8। तो आंसर जो है इसका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन
-2 से 8 के बीच में है। यहाँ पे चलते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आया 5 r प्लस 3, तो r को इधर ले गए, ये आया 2, ये हो गया r, तो r जो है ग्रेटर देन 2 है। बच्चे अब दोनों कंडीशन को चलते हैं, तो यहाँ पर आई लाइन, यहाँ पे बनाया मैंने -2, यहाँ पे बनाया मैंने 8 और यहाँ पे बनाया 2। पहला वाला कह रहा है बच्चे कि -2 से 8 के बीच में होगा, ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है 2 से बड़ा होगा। तो दोनों की कंडीशन को ध्यान में रखें, तो मेरे पास 2 से लेके 8 तक का एरिया कॉमन आ रहा है और ये मेरा आंसर है। जेई का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बच्चे, ये भी जेई का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है बच्चे। कह रहा है 2 सर्कल हैं, ये रे मेरे को सर्कल दे भी रखे, टच ईच अदर इफ। अब पॉइंट ये है बेटा, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बताया कि ईच अदर को टच ये इंटरनली कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे है ना दोनों केसेस को कंसीडर करना पड़ेगा। बस इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा जेई के लिए के हिसाब से है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट को नहीं सोच पाते, जो जनरली टच का मतलब बाहर से निकाल लेते हैं। तो यहां से आया बच्चे मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे x square minus ax plus y square is equal to 0 एंड यहां से आया x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया बच्चे मेरे पास इसका सेंटर हो गया बच्चे मेरे पास, ये आ गया a/2 और यहां से आया 0, माइनस ए का ए ही हो जाएगा बेटा साइन वाइज, ठीक है। एंड रेडियस इसकी आ जाएगी तो a/2 का होल स्क्वायर, बाकी मेरे पास कुछ है नहीं, तो इसका मतलब r जो आ गया मेरे पास a/2 आ गया। तो इसकी रेडियस तो सेंटर मिल गया। अब मैं बात करता हूँ इसका सेंटर, तो इसका सेंटर है 0 0, इसकी रेडियस मेरे पास c है, तो r1 भी आ गया, r2 भी आ गया। अब टच कर रहे हैं बच्चे, तो अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चाहिए होगी, ये C1 है ये C2 है, तो डिस्टेंस C1 C2, तो ये आया बच्चे मेरे पास a/2 का होल स्क्वायर एंड -0 0, ठीक है। तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया a/2। तो अब मेरे को डिस्टेंस भी मिल गई है, r1 भी मिल गया है, r2 भी मिल गया है, यानी कि ये चीज और ये चीज मिल गई है। तो हम बस अपनी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन है कि अगर ये एक्सटर्नली है तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे a/2 इज इक्वल टू a/2 प्लस में c, जिसमें a/2 कट जाएगा, c इज इक्वल टू 0। अगर ये इंटरनली है तो ये वाला जो है बच्चे, जो डिस्टेंस है डेट मीन्स की a/2 इज इक्वल टू r1 माइनस में r2। तो यानी कि बच्चे ये a/2, r1 का मतलब है a/2 माइनस c। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक आएगा a/2 इज इक्वल टू a/2 माइनस c, दूसरा आएगा a/2 माइनस a/2 प्लस c। इससे ये कट गया, तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे आ गया बच्चे। अब मेरे पास इसको उधर लेके जाएंगे तो a/2 दोनों हाफ हाफ तो हुआ, a इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू जो आ गई वो a आ गई, यहाँ पे ये मेरे को ये पता चला। अच्छा कंडीशन क्या थी कि मैंने यहाँ पे एक बार इसको पॉजिटिव लिया था, तो डेट मीन्स कि बच्चे यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, जब मैंने मॉड्यूलस को हटाया तो ये भी सिंबल है a/2 जो है, तो a/2 पॉजिटिव लिया था मैंने, यहाँ पे a/2 ग्रेटर देन 0 हो गया, यहाँ पे a/2 लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो डेट्स वाई मेरे पास a/2 जो है हमने मॉड्यूलस में दिखाया है, क्योंकि a/2 जो है वो मुझे पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, और एक ही कंडीशन थी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल one of which passes through the origin and cut off intercept 2 from each of the axis। यानी कि एक सर्कल है
जो हमें कॉमन टेंजेंट बतानी है टू द सर्कल विच इज वन ऑफ विच थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है, और दोनों सर्कल को बच्चे ये क्या करता है। तो मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं सिंपल सा सबसे पहले एक ओरिजिन बनाता हूं। मैंने ओरिजिन बनाया। अब मैंने ओरिजिन बना के इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए मैंने सर्कल को बाहर ही, हाँ मैंने सर्कल को बाहर बना लेता हूँ सो दैट कि इसको लेके जाना आसान रहेगा। तो अब मैं इस सर्कल को उठाया, मैंने सर्कल को पास भी करवाया बच्चे। तो अब आप यहाँ पे ये रहा। तो बच्चे ये सर्कल जो है आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे भी 2 पे पास हो रहा है, यहाँ पे भी 2 पे, और यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो 0 0 से यहाँ पे ये पास हो रहा है। अब कह रहा है इंटरसेप्ट 2 के बाद एक्सिस एंड द अदर सर्कल हैज द सेगमेंट joining the origin and the point 1 1 as a diameter। एक और सर्कल है जो ओरिजिन और 1 1 को ज्वाइन करता है, और वो जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, वो उस सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रहे हैं। तो अब 1 1 बेटा कहीं यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं 1 1 होगा। तो अब मेरे से ये बोल रहा है कि मैं इन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा हूं, और मेरे लिए क्योंकि मैंने अरे और ये मेरे लिए एज अ डायमीटर काम कर रहा है, तो मेरे लिए जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एंड मैं इसको रफ कर देता हूं बेटा, मैं को पतले पेन से बनाना सही रहेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा वैसा हो गया। तो अगर मैं इन पे कॉमन टेंजेंट की बात करूं तो ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आंसर मेरा 1 आ जाएगा, काम खत्म। दूसरे तरीके से हमें दोनों की इक्वेशन चाहिए, तो दोनों की इक्वेशन चाहिए तो मैं बड़े वाले को इसको सर्कल 1 दे रहा हूं, अंदर वाले को नाम दिया मैंने सर्कल 2। तो मैं सर्कल 1 की इक्वेशन यहां पे बता रहा हूं आपको, सर्कल 2 की इक्वेशन यहां पे बता रहा हूं। सर्कल 2 के लिए बच्चे मेरे पास ये लाइन है जो कि डायमीटर का काम कर रही है, ये 0 0 है, ये 1 1 है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो सेंटर मेरे पास बच्चे क्या आ गया, 1/2 1/2 आ गया। दिस इज माय सेंटर। एंड अब सेंटर आ गया है तो रेडियस निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 1/4, प्लस में 1/2 माइनस 0 का स्क्वायर 1/2 यानी कि बच्चे √1/2। तो रेडियस मेरे पास आ गया, सेंटर भी मेरे पास आ गया। हम अपनी इक्वेशन x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। C1 की बात करें तो बच्चे C1 में ना अब मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए, ये 0 2। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे आप 3 पॉइंट है सर्कल पास से थ्रू 3 पॉइंट हो उसके थ्रू इक्वेशन निकालो, बहुत लेंथी हो जाएगा। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं 2 2 को, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बच्चे, ये वाला भी और ये वाला भी, मैं अंदर वाले को थोड़ा सा कर रहा हूँ रफ, क्योंकि बाहर वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं कहूं तो ये दोनों जो हैं ये दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो है लाइन सेगमेंट जो भी है 0 2 2 0 से मिलकर बनी है, ये 0 0 पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डायमीटर। और डायमीटर है तो हम डायमीटर फॉर्म को जानते हैं, x माइनस में x1 जिसका मतलब है 0, x माइनस में 2 प्लस में y माइनस में 2 और y माइनस में 0। आई होप बच्चे ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इससे मेरे को दोनों सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। आप नॉर्मल भी प्रोसीड कर सकते हैं बिना डायग्राम के, बट मैं कहूंगा डायग्राम का आपको पकड़ अच्छी है, क्योंकि हम हर चैप्टर एग्जाम्पल में डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं, तो डायग्रामेटिकली जाना शायद थोड़ा सा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं। सर्कल, ये दो इक्वेशन दे रखी है,
टच कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये सर्कल की इक्वेशन है, ये रही सर्कल की इक्वेशन, ये रही सर्कल की इक्वेशन। यहां से मैं कहूंगा ये C1 निकाला, ठीक, C1 निकालेंगे तो माइनस जी माइनस एफ आया। यहां से मैंने C2 निकाला जो कि आया माइनस जी डैश माइनस एफ डैश। यहां से हमने रेडियस भी निकाला जो कि निकल के आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहां से भी रेडियस निकाला जो कि निकल के आएगा जी डैश का स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर। ये R1 है, ये मेरे पास R2 है। आगे चलते हैं, कहता है एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का स्क्वायर, और ये जो भी है डिस्टेंस इसको भी हम स्क्वायर ही कर लेते हैं, C1 और C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो नहीं, स्क्वायर नहीं है बेटा, मैं भी थोड़ा सा कहीं और उलझ गया। हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये है बच्चे कि अगर मैं C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो रूट में आएगा, R1 भी मेरे पास रूट में है, R2 भी मेरे पास रूट में है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना रूट के थ्रू बहुत लेंदी चला जाएगा। और इस सिचुएशन पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक आते आते मुझे बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई और तरीका ढूंढते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ तक आके हमें समझ में आ गया कि कोई ना कोई तरीका और भी होता है जिससे क्वेश्चन इजीली आराम से हो जाता है। दूसरा तरीका मेरे को बच्चे यहाँ पर सबसे पहले मैं ये बात बताता हूँ, डिलीट। मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, मैंने इसको भी हटाया। मैंने कहा अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये एक सर्कल है, और ये सर्कल जो है ना पास हो रहा है कहां से, 0 0 से। अगर सर्कल पास हो रहा है 0 0 से, तो ये देखो 4 एंट्री है, इस पे x और y है, तो इसका मतलब ये हो गया 0, ये आया c, ये भी क्या हो गया 0, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0। यानी कि जो कांस्टेंट होता है ना वो 0 होता है, या मैं कहूँ वो नहीं होता, ये भी कह सकता हूं। तो अगर सर्कल ओरिजिन से पास होता है, कांस्टेंट उसके अंदर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात पता चली। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो तो इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों ओरिजिन से पास जरूर हो रही है, ठीक है, पहली बात ये। तो इसको हटाते हैं, ये नॉलेजफुल पॉइंट था, ये हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस करा होगा, नहीं तो आपने बच्चे अपना पॉज करके रिकॉर्ड कर लेना। तो इसका मतलब है बच्चे सर्कल 1 ये रहा, सर्कल 2, सर्कल 1, सर्कल 2, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से ही बनाता हूं, और एक डिफरेंट कलर से बनाना था। सर्कल 1 और सर्कल 2 मेरे पास आ चुके हैं। अब ये है कि ये सर्कल 1 जो है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सर्कल 2 भी ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी कि इनका टचिंग पॉइंट जो है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये 0 0 से पास हो रहा है। अगर ये 0 0 से पास हो रहा है तो मैं बात कर सकता हूं इन दो सेंटर पे, तो ये जो है मेरे पास बच्चे माइनस जी एंड माइनस एफ है, ये है बच्चे माइनस जी डैश और माइनस एफ डैश। तो अब आपका हुआ क्या बच्चे, ये मेरे पास C1, ये मेरे पास O यानी कि ओरिजिन, ये मेरे पास C2। तो अगर मैं कहूं C1O एंड C2O, ये एक ही लाइन है, सिंपल, एक लाइन के दो सेगमेंट है। तो अगर मैं दो सेगमेंट है एक लाइन के, तो मैं कह सकता हूं कि इस इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप, ठीक है, स्लोप निकाला जा सकता है। तो स्लोप क्या आएगा बच्चे मेरे पास, ये आ जाएगा 0 प्लस एफ अपॉन में 0 प्लस जी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0 प्लस एफ डैश अपॉन में 0 प्लस जी डैश। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो एफ इंटू में जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू में एफ डैश। और मुझे उम्मीद है बच्चे कि आपको ये क्वेश्चन अब प्रूव होता भी दिख रहा होगा। हाँ, ये ए आंसर है, ठीक। तो
सिंपल है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो आप इजी मेथड पे भी जा सकते हो, रेदर देन द डूइंग द होल कैलकुलेशन जो रूट के अंदर आती है और हम परेशान हो जाते हैं उसको करते करते। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे काफी अच्छा है, इससे मुझे काफी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉमन टेंजेंट्स इस सर्कल एंड इस सर्कल पे टचिंग द सर्कल्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। सारी बातों को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे पता चल जाए कि सर्कल टच कर रहे हैं, दो सर्कल की पोजीशन क्या है, जिससे टेंजेंट्स का मेरे को आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि मैंने यहाँ पे C1 लिया और यहाँ पे मैंने C2 लिया, तो मैंने कहा यहाँ पे सेंटर आया बच्चे आपका -12 से हुआ 6, -8 से हुआ 4, C2 मेरे पास आ जाएगा बच्चे, ये हुआ 2, ये हुआ 1, C1 आ गया, C2 आ गया। अब बात करते हैं R की, दैट मीन्स की रेडियस। रेडियस क्या है बच्चे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस में बच्चे मेरे पास आया, ये आया आपका 4, माइनस माइनस नहीं गलत कर दिया बेटा मैंने, ये वाला नहीं लेना चाहिए था। हाँ ये ठीक है, -G एंड -F -36, तो 36 प्लस में 16 -36, C2 आ गया बच्चे अंडर द रूट 2 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 4 + 1 -4, तो ये आ गया, अरे R2 है, तो R2 आ गया बच्चे मेरे पास 1, R1 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स 4, R1 मेरे पास 4 है, R2 मेरे पास क्या है 1 है, R1 आ गया, R2 आ गया। अब क्या करें, बहुत सिंपल है, इन दोनों का सम जो है इसके इन दोनों से कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों से कंपेयर करते हैं, 6 में से 2 गए बच्चे, यहाँ पे आया 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, तो मेरे को पता चला ये 5 है। तो इन दोनों की डिस्टेंस जो है मेरे पास R1 प्लस R2 के बराबर आ चुकी है। जब दोनों की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर आ गई है, इसका मतलब ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से बच्चे मेरे पास ये सर्कल बड़ा थोड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसकी रेडियस 4 है, दूसरा सर्कल थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं क्योंकि इसकी रेडियस 1 है, इसको उठाया और यहाँ पे टच करवा दिया। ठीक है, अब यहां से मुझे इन सर्कल को सेंटर को जोड़ती हुई एक लाइन जाएगी, ठीक है, जो कि C1 C2 और बाहर पॉइंट है उसको नाम दिया था P, उसको जोड़ेगी। ठीक है, P से अगर मैं कहूं मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो मेरे पास जो टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो होगी बेटा मेरे को लग रहा है सीधी नहीं बनेगी, तो थोड़ा सा हमें ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ होगी। ठीक, सबसे पहले बाहर से थोड़ा सा मान के चल लेना, मिक्स है। तो अगर मुझे बाहर के पॉइंट से टेंजेंट निकालनी है तो ये हो जाएगी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो मुझे एक्सटर्नल पॉइंट P चाहिए होगा, जिसपे मेरे पास C1 जो है ये है मेरे पास 6 4, C2 जो है वो मेरे पास है 2 1। तो इसका मतलब ये है बेटा मेरे पास एक लाइन है जिसमें C1 C2 बाहर है पॉइंट P, तो C1 है मेरे पास 6 4, C2 है मेरे पास 2 1। यहाँ पे जो पॉइंट P है ना, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, R1:2 में, R2 की रेशियो में, और ये रेशियो क्या है R1 और R2 की रेशियो, वो मेरे पास है 4:1, लेकिन डिवीजन कैसा होगा, एक्सटर्नली। तो ये आया बच्चे मेरे पास x का कोऑर्डिनेट 4 दूनी 8 -6 अपॉन में 3, y का कोऑर्डिनेट आया 4 -4 यानी कि 0/3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 2/3, y की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 0, तो ये आया पॉइंट मेरे पास 2/3, ये आ गया मेरे पास 0। तो पॉइंट P मेरे को मिल गया जो कि है 2 3 और 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चे, इस डायग्राम को लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं क्या क्या होगा। तो मेरे पास
सबसे पहले मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बड़ा सर्कल है और मेरे पास एक छोटा सर्कल है। ठीक है, छोटे सर्कल को उठाया जाए और यहाँ पे फिट करवाया जाए। ठीक, इसके अलावा मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, ये अरे लाइन को मैंने ये वाला ले लिया, तो ये लाइन बेटा ऐसे आ रही है, दूसरी लाइन मेरी ऐसे आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं रफ, एंड इनके बीच की लाइन जो थी, जो इनको सेंटर को जोड़ के आ रही थी, वो अब ये रही। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बन गया। हमने क्या करना है बेटा, ये पॉइंट P है, बाहर जो है 2 3 ये मेरे पास 0 हो गया। यहाँ पे मुझे C1 पता है, यहाँ पे मुझे C2 पता है, R1 R2 भी पता है, इसकी R1 भी पता है और इसकी R2 भी पता है। अब बच्चे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो मेरे को बाहर एक पॉइंट दे रखा है। इसके निकालने के लिए आई थिंक मैंने लेक्चर नंबर 5 के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, जहां तक मुझे याद है, वरना 6 में भी हो सकता है, कि हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम बच्चे अपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखें और 2 3 से पास करवा दें, या 2 3 दे रखा है पॉइंट, हम पॉइंट लें और अपने टेंजेंट की इक्वेशन को निकालें बच्चे डिस्टेंस के फॉर्म से। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चे मैंने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई सर्कल 2, तो ये आ गया बच्चे मेरे पास। ये सेंटर कितना है मैं थोड़ा सा भूल गया, ये सेंटर है 2 1, तो ये आया 2, ये आया 1। तो y माइनस में 1 इज इक्वल टू m, x माइनस में 2 प्लस में r अंडर द रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इस सिचुएशन में जो r आया था बच्चे वो 1 था, तो मैं r की वैल्यू भी 1 पुट कर देता हूं। तो मेरे पास आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू m, x माइनस 2 r की वैल्यू मैंने पुट करी, जो कि है मेरे पास 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अब ये जो सर्कल है, ये पास हो, ये सॉरी टेंजेंट है, ये पास हो रही है थ्रू 2 3 0 से। तो 2 3 0 से पास हो रही है, यानी कि यहाँ पे आया -1, यहाँ पे m, ये हुआ 2 3 माइनस 2 प्लस में अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इन सबको उधर लेके चलते हैं बच्चे, तो थोड़ा सा मेरे पास आया ये -1, एंड मेरे पास आया माइनस m, 2/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, माइनस ये आ जाएगा बेटा 3 2 जा 6, तो माइनस m एंड -4/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये करा मैंने 4/3। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मैंने करी बेटा स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करी तो बच्चे मेरे पास आ गया 16m स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 4 थी, 12 दूनी 24m इज इक्वल टू 9 1 प्लस एम स्क्वायर। तो 16m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24m इज इक्वल टू 9 प्लस 9 एम स्क्वायर। तो ये 9 से 9 तो मेरा कट गया, तो 16 में से 9 गए 7m स्क्वायर माइनस 24m इज इक्वल टू 0। m को कॉमन लिया, मेरे पास आया 7m माइनस में 24 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 0 और m की वैल्यू आ गई 24/7। तो इस m की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे y माइनस 1, m की वैल्यू 0 है तो ये भी 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, जब मैंने m 0 लिया और इस इक्वेशन में मैंने पुट करा। सिमिलरली आप बच्चे m की वैल्यू 24/7 लेना एंड यहाँ से इक्वेशन निकाल लेना। पॉइंट ये कि इक्वेशन कॉमन, सॉरी पॉइंट ये बच्चे मेरे से बोला था कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं,
तो दोनों पर जो टेंजेंट बनेगी ना वो कॉमन होगी। तो मैंने अगर P से सर्कल 1 2 को यूज करके, अगर मैंने सर्कल 2 को यूज करके मैंने जो टेंजेंट बनाई है, अगर मैं सर्कल 1 को यूज करके बनाता ना बेटा, तो भी ये टेंजेंट वही बननी थी, क्योंकि अलग नहीं है टेंजेंट। ठीक है, तो मेरे को बस पॉइंट जो है वो C1 डालना पड़ता, आता जो रिजल्ट वो सेम ही आता। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि आप C1 से या C2 से आप कहीं से भी अपनी टेंजेंट बनाओ, आपका रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि यहां पे ना हमारे पास एक टेंजेंट और बन सकती थी, जो कि ये रही। ये टेंजेंट जो है इसकी डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोल दिया है कि अलग अलग पॉइंट्स पे बनने वाली टेंजेंट्स लेनी है, एक पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट नहीं लेनी है, यानी कि कॉमन टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन ने डिस्कशन से ही मना कर दिया है। ठीक है, अगर दिया होता तो हम कोई ना कोई मेथड जरूर अपनाते, बट फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर निकालना भी होता ये बहुत सिंपल था बेटा, दो सेंटर है, सेंटर पे बच्चे दो सेंटर को ज्वाइन करने पे एक टेंजेंट जो है वो आती है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का रिलेशन मिलता, 90 डिग्री का रिलेशन मिलता, साथ के साथ मुझे जो है वो स्लोप के साथ 90 डिग्री का रिलेशन मिल जाता, बट मेरे को पॉइंट चाहिए होता, क्योंकि वो पॉइंट के लिए कोई ना कोई रीजन मतलब जरूर देता, जैसे मेरे को शायद इक्वल बोल देता जो दोनों रेडियस, जिससे मेरे को पता चलता पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, कुछ इस तरीके से। बट फिलहाल मुझे इस टेंजेंट के बारे में नहीं पूछा था, मैं डिस्कस नहीं करता। तो अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि हमारे पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालने को बोला हुआ है, तो बाहर P पॉइंट से हमने जो भी टेंजेंट निकाले वो कॉमन ही है, चाहे वो सर्कल 1 को यूज करो चाहे सर्कल 2 को यूज करो। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था, और डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर हमारे को बात करनी थी, कॉमन पॉइंट के ऊपर बात नहीं करनी थी। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है जो पीछे लेक्चर नंबर 9 के बेस पे थे, बहुत जल्द मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 11 के साथ। तो